हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द ओल्ड स्ट्रीट पे। इस चैनल पे मैं आपको सुनाती हूँ ढेर सारी कहानियाँ। और आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ एक ऐसे लेखक की जो कि भारतीय सिनेमा के जाने माने व्यक्तित्व हैं और सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। एक सफल फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक होने के साथ साथ वो एक साहित्यिक लेखक भी थे। उनका नाम है सत्यजीत राय और सत्यजीत राय की कलम से लिखी हुई एक कहानी है जिसका नाम है प्रोफेसर हिज बिज बिज। तो नाम तो बड़ा थोड़ा अजीब सा है सुनने में। हाँ जी, तो आप भी नाम पर ना जाइए और चलिए कहानी को शुरू करते हैं बिना देर किए। क्या पता कहानी बहुत ही औसम हो। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरे साथ जो घटना घटी है उस पर शायद ही कोई विश्वास करे। अपनी आंखों से देखे बिना बहुतेरे आदमी बहुत सी बातों पर विश्वास नहीं करते, जैसे भूत। इतना जरूर है कि मैं भूत प्रेतों की कहानी लिखने नहीं बैठा हूँ। सच कहने में हर्जी क्या, इसे किस तरह की घटना कहूँ यह बात खुद मैं नहीं जानता, मगर घटना घटी है और घटी है मेरे जीवन में ही, इसीलिए इसमें सच्चाई है और उसके संबंध में लिखना भी स्वाभाविक है। पहले ही बता दूं कि जिसके कारण यह घटना घटी थी उसका नाम मुझे नहीं मालूम। उसने बताया था कि उसका कोई नाम है ही नहीं। इतना ही नहीं, नाम के बारे में उसने छोटा मोटा एक भाषण भी दे डाला था। माफ कीजिए, इतना ही नहीं, नाम के साथ साथ उसने छोटा मोटा भाषण भी दे डाला था। नाम से क्या आता जाता है साहब। किसी जमाने में मेरा कोई नाम था, अब उसकी जरूरत नहीं है, इसीलिए उसको मैंने त्याग दिया है। आप चूंकि आए, बातचीत की, अपना नाम बताया, इसीलिए नाम का प्रश्न उठता है। यूं यहाँ कोई नहीं आता और ना आने का मतलब है कि मुझे मेरा नाम लेकर कोई नहीं पुकारता। जान पहचान का कोई आदमी है नहीं, किसी से खत किताबत नहीं, अखबारों में रचना नहीं छपवाता हूँ, बैंक के चेक पर दस्तखत नहीं करना पड़ता। फलस्वरूप नाम का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। एक नौकर है, मगर वो भी गूंगा ना होता तो मेरा नाम लेकर मुझे पुकारता, बल्कि मुझे बाबू कहता। बस बात खत्म। अब सवाल यह पैदा होता है कि आप मुझे क्या कहकर पुकारिएगा। आप इसी सोच में हैं ना। अंततः तय पाया कि मैं उन्हें प्रोफेसर हिज बिज बिज कहकर पुकारूं। ऐसा क्यों हुआ यह बात मैं बाद में बताऊंगा। पहले जरूरी है कि शुरू की कुछ बातें बता दूं। घटना गोपालपुर में घटी थी। उड़ीसा के गजमेर जिले के बहरमपुर स्टेशन से 10 मील दूर समुद्र के किनारे गोपालपुर नाम का एक छोटा सा शहर है। पिछले 3 सालों से दफ्तर से छुट्टी नहीं मिल रही थी क्योंकि काम का दबाव बहुत ज्यादा था। इस बार 3 सप्ताह की छुट्टी लेना तय किया कि अनदेखी परंतु नाम से परिचित जगह में जाऊंगा। दफ्तर के कामों के अलावा मैं एक और काम करता हूँ और वह है अनुवाद का काम। आज तक मेरे द्वारा अंग्रेजी से बांग्ला में अनुवादित 7 जासूसी उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। प्रकाशक का कहना है कि उन उपन्यासों की खपत काफी ज्यादा तादाद में हो रही है। बहुत कुछ उसी के दबाव के कारण मुझे छुट्टी लेनी पड़ी। इन 3 सप्ताहों के बीच एक किताब पूरी अनुवाद करने का कार्यभार मेरे कंधे पर है। इसके पहले मैं कभी गोपालपुर नहीं आया था। जगह का चुनाव अच्छा हुआ है, इसका पता मुझे पहले ही दिन चल गया। इतने एकांत और मनोरम स्थान इसके पहले मैंने कभी कम ही देखे हैं। एकांत होने का एक दूसरा भी कारण है, यह अप्रैल का महीना है। अप्रैल सैलानियों के आने का मौसम नहीं होता। वायु परिवर्तन के लिए आने जाने वाले लोगों का झुंड अभी यहाँ नहीं पहुंचा है। मैं जिस होटल में आकर टिका हूँ वह मेरे अतिरिक्त और एक व्यक्ति रहता है, एक वृद्ध आर्मेनियन, नाम मिस्टर एराटुन। वो होटल के पश्चिमी छोर के एक कमरे में रहते हैं और मैं पूर्वी छोर के दूसरे कमरे में। होटल के लंबे बरामदे के ठीक नीचे से ही रेतीला मैदान शुरू हो जाता है। एक 100 गज की दूरी में रेत फैली पर समुद्र की लहरें आकर पछाड़ खाती रहती हैं।
लाल केकड़े बीच बीच में बरामदे पर चढ़कर चहलकदमी करते रहते हैं। मैं डेक चेयर पर बैठा बैठा दृश्यावलोकन और लेखन का कार्य करता रहता हूँ। शाम के वक्त 2 घंटे के लिए काम करना बंद कर देता हूँ और रेत पर चहलकदमी करने के लिए निकल जाता हूँ। शुरू में 2 दिन समुद्र के किनारे से होता हुआ मैं पश्चिम की ओर गया। तीसरे दिन सोचा पूरब की तरफ भी जाना जरूरी है। रेत पर पुराने जमाने के टूटे फूटे घर अजीब तरह से दिखते हैं। मिस्टर एराटून ने बताया था कि ये घर 300-400 साल पुराने हैं। किसी ज़माने में गोपालपुर डचों की चौकी था। इस मकानों में से ज़्यादातर उसी ज़माने के मकान हैं। दीवार की ईंटें चिपटी और छोटी छोटी हैं। दरवाजे और खिड़कियों के स्थान पर सिर्फ दरारें रह गई हैं और छत के नाम पर छावनी के बजाय खुली जगह ही जगह है। मैंने एक घर के अंदर घुसकर झांका और वहां सन्नाटे का आलम पाया। पूरब की तरफ कुछ दूर जाने पर देखा एक जगह रेतीला भाग काफी चौड़ा है। इसके फलस्वरूप शहर बहुत कुछ पीछे छूट गया है। करीब करीब पूरी जगह लगभग 100 तिरछी पड़ी नावों से भरी हुई है। समझ गया कि मछुआरे इन्हीं नावों को लेकर समुद्र में मछली पकड़ने निकलते हैं। देखा मछुआरा जहां तहां जमा होकर अड्डेबाजी कर रहे हैं। उनके बच्चे पानी के पास जाकर केकड़े पकड़ रहे हैं। 4-5 सुअर इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं। इसी बीच एक उल्टी पड़ी नाव पर 2 बंगाली सज्जन बैठे हुए नजर आए। एक आदमी की आंखों पर चश्मा है। वे अपने हाथ में पड़े अखबार को हवा के झोंके के बीच मोड़ने में परेशानी का अनुभव कर रहे हैं। दूसरे सज्जन अपने हाथों को छाती के पास रखकर अपलक समुद्र की ओर देखते हुए बीड़ी का कश ले रहे हैं। मैं जो ही उनके निकट पहुंचा, अखबार वाले सज्जन ने परिचय प्राप्त करने की मुद्रा में पूछा, आप यहाँ नए नए आए हैं? हाँ, 2 दिन। साहबी होटल में टिके हैं? मैंने मुस्कुराकर कहा, आप लोग यहीं रहते हैं? अब वो अखबार को संभालने में सफल हो गए। बोले, मैं तो यहीं रहता हूँ, 26 बरसों से गोपालपुर में ही। न्यू बंगाली मेरा होटल है। तब हाँ, घनश्याम बाबू आपकी ही तरह चेंज में आए हैं। मैंने कहा अच्छा, और बातचीत का सिलसिला खत्म कर आगे बढ़ने लगा। तभी भला आदमी एक दूसरा ही सवाल पूछ बैठा, उधर कहाँ जा रहे हैं? यूं ही जरा घूमूंगा और क्या। क्यों? भारी मुसीबत में फंसा, क्यों घूमने जा रहा हूं, यह भी उनसे कहना होगा। तब तक वे खड़े हो चुके थे। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फीकी पड़ती जा रही थी। आसमान के उत्तरी पश्चिम हिस्से में मेघ का एक स्याह चकत्ता आहिस्ता आहिस्ता फैलता जा रहा था। आंधी आएगी क्या? भले आदमी ने कहा, 1 साल पहले कुछ कहा नहीं जा सकता था। उस समय ऐसी हालत थी कि जहां मर्जी हो आदमी घूम फिर सकता था। पिछले सितंबर से पूरब की तरफ मछुआरे की बस्ती से 1 मील दूर एक आदमी डेरा डंडी डाले बैठ गया। इन टूटे फूटे मकानों को देख रहे हैं ना? ठीक वैसा ही एक मकान है। मैंने उस मकान को नहीं देखा है। यहाँ के पोस्ट मास्टर महापात्र ने बताया है कि उसने देखा है। मैंने कहा, साधु सन्यासी टाइप आदमी है क्या? बिल्कुल नहीं। फिर? वे क्या है मालूम नहीं। महापात्र ने बताया है कि मकान के टूटे फूटे हिस्से को तिरपाल से ढक रखा है। अंदर क्या करते हैं किसी को नहीं पता। तब हाँ, छत से एक छेद से बैंगनी रंग का धुआं निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मकान मैंने देखा नहीं, लेकिन उस आदमी को 2 बार देख चुका हूँ। मैं इसी जगह बैठा हुआ था और वह मेरे सामने से पैदल जा रहा था। हरदिया कोट पतलून पहने था। दाढ़ी मूछ नहीं है, लेकिन सिर पर घने बाल हैं। चहलकदमी करता हुआ मन ही मन कुछ बुड़बुड़ा रहा था। यहाँ तक कि कई बार जोरों से हंसते हुए भी देखा। मैंने बातें की मगर उसने जवाब नहीं दिया। या तो अभद्र है या फिर पागल। शायद अभद्र और पागल दोनों। उसके पास एक नौकर भी है। वह सवेरे के वक्त बाजार में दिखाई पड़ता है। इतना हट्टा कट्टा कोई दूसरा आदमी मैंने नहीं देखा साहब। उसके सिर के बाल छोटे छोटे हैं, लंबा चौड़ा चेहरा, बहुत कुछ इस सुअर के जैसा। या तो वह गूंगा है या फिर मुंह बंद किए रहता है।
सामान खरीदने के समय भी जुबान से एक शब्द नहीं निकालता। दुकानदार को हाथ के इशारे में बता देता है। मालिक चाहे जैसा हो, लेकिन वैसा नौकर जिस घर में है वहां ना आ जाना अक्लमंदी का काम नहीं है। घनश्याम बाबू भी एक तरफ खड़े हो चुके थे। बीड़ी को रेत पर फेंक कर बोले, चलिए साहब। दोनों आदमी जब होटल की ओर रवाना होने लगे तो मैनेजर बाबू ने बताया कि उनका नाम राधा विनोद चाटुर्य है। इसके साथ ही उन्होंने अपने होटल में आने का अनुरोध भी किया। जासूसी उपन्यासों का अनुवाद करते करते रहस्य के प्रति मेरे मन में जो एक स्वाभाविक आकर्षण पैदा हो गया है, यह बात न्यू बंगाली होटल के मैनेजर साहब को नहीं मालूम थी। मैंने घर लौटने की बात सोची ही नहीं, बल्कि पूर्व की तरफ बढ़ता ही गया। अभी भाटे का समय है। समुद्र का पानी पीछे की ओर चला गया है। ज्वार भी बहुत कम आ रहे हैं। किनारे के जिस स्थान पर लहरें झाग उगल रही हैं, वहां कुछ कौवे फुदक रहे हैं। फेनों का आबार सरसराता हुआ आगे बढ़ रहा है और फिर पीछे हट जाता है। उसके तुरंत बाद फेन के बुदबुदातों को चोंच मारकर कौवे जैसे कुछ चीज खाने लगते हैं। मछुआरों को गांव को पार करने में लगभग 10 मिनट तक मैं आगे की ओर चलता रहा। भागे रेत पर एक चलती हुई लाल चादर देखकर शुरू में मैं अचकचा उठा। निकट जाने पर पता चला यह केकड़ों का एक दल है जो पानी हट जाने के कारण झुंड बनाकर अपने निवास स्थान की ओर लौट रहा है। और 5 मिनट तक चलने के बाद उस मकान पर नजर पड़ी। तिरपाल के घेर की बात पहले सुन चुका था, इसीलिए पहचानने में असुविधा नहीं हुई। लेकिन निकट जाने पर देखा, वहां सिर्फ तिरपाल ही नहीं, बांस, लकड़ी के तख्ते, जंग लगा कॉर्गेटेड टीन, यहाँ तक कि पोस्ट बोर्ड पर के टुकड़े भी मकान की मरम्मत में काम में लाए गए हैं। देखकर लगा, अगर छत को भेदकर बरसात का पानी अंदर नहीं गिरता तो किसी आदमी के लिए इस मकान में रहना संभव नहीं है। मगर वह आदमी है कहाँ? कुछ देर तक वहां खड़े रहने के बाद मुझे लगा, वह आदमी अगर आज पगला है या उसके पास सचमुच ही एक विशालकाय नौकर है, तो मैं जिस तीव्र कौतूहल के साथ इस मकान की ओर देख रहा हूँ, मेरा यह देखना बुद्धिमानी का काम है। इससे तो यह अच्छा होगा कि यहाँ से थोड़ी दूर हटकर अनमने के साथ चहलकदमी करता रहूं। इतनी दूर जब आ ही चुका हूँ तो फिर उसे बिना देखे कैसे चला जाऊं? मैं यह सोच ही रहा था कि एकाएक ऐसा लगा जैसे घर के सामने के दरवाजे की दरार के पीछे अंधेरे में कोई चीज हिल डुल रही है। उसके बाद एक नाटा सा आदमी बाहर आया। यह समझने में देर नहीं लगी कि यह आदमी इस मकान का मालिक है और यही अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ देर से मुझे पर निगरानी रख रहा था। आपके हाथ में 6 उंगलियां देख रहा हूं। ही अचानक महीन आवाज सुनाई दी। बात सही है, मेरे हाथ में अंगूठे के पास एक ज्यादा उंगली मेरे जन्म से है और जिससे मैं कोई काम नहीं लेता। लेकिन इस आदमी ने इतनी दूर से इसे कैसे देख लिया? जब वह बिल्कुल पास चला आया तो देखा कि उसके हाथ में पुराने जमाने की एक आंख से देखी जाने वाली दूरबीन है और उससे वह बेझिझक मेरा अध्ययन कर रहा था। दूसरी उंगली अवश्य ही अंगूठा है ना? इस आदमी के गले की आवाज अत्यंत महीन है। इतनी उम्र के किसी आदमी की आवाज इस तरह की मैंने नहीं सुनी थी। आइए, बाहर क्यों खड़े हैं? उसकी बात सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। राधा विनोद बाबू की बातों से इस आदमी के बारे में मैंने कुछ और ही धारणा बनाई थी, लेकिन अब देखने में आया कि बहुत ही खुशमिजाज है और व्यवहार का अत्यंत शालीन। अभी वह मुझसे 10 हाथ की दूरी पर है। शाम के धुंधलके में उसे साफ साफ देख नहीं पा रहा था। हालांकि देखने की प्रबल इच्छा थी, इसीलिए उसके अनुरोध को ठुकराए नहीं। जरा सावधानी से, आप लंबे आदमी हैं। मेरा दरवाजा छोटा। झुककर अपने सिर को बचाते हुए मैंने उसके निवास स्थान में प्रवेश किया। इस आदमी के गले की आवाज अत्यंत महीन है। इतनी उम्र के किसी आदमी की आवाज इस तरह की मैंने कभी नहीं सुनी थी। आइए, बाहर क्यों खड़े हैं? उनकी बात सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। राधा विनोद बाबू की बातों से इस आदमी के बारे में मैंने जो कुछ सुना और धारणा बनाई, लेकिन अब इसे देखने के बाद यह बहुत ही उलट लग रहा है। यह बहुत ही खुशमिजाज है और व्यवहार में अत्यंत शालीन।
अभी वह मुझसे 10 हाथ की दूरी पर है। शाम के धुंधलके में उसे साफ साफ देख नहीं पा रहा था। हालांकि देखने की प्रबल इच्छा थी, इसीलिए उसके अनुरोध को मैंने ठुकराया नहीं। जरा सावधानी से, आप लंबे आदमी हैं और मेरा दरवाजा छोटा। झुककर अपने सिर को बचाते हुए मैंने उसके निवास स्थान में प्रवेश किया। एक पुरानी सौंधी गंध के साथ समुद्र की नमी से भरी एक गंध और एक अजनबी गंध मिलजुल कर इस पंचमेली पैबंदार मकान में इसमें सामंजस्य स्थापित कर रही थी। बाईं तरफ आइए, दाहिनी ओर मेरा काम का घर है। दाहिनी तरफ के दरवाजे की दरार की ओर देखा। एक लकड़ी के बड़े तख्ते से मजबूती से बंद था। हम बाईं तरफ की कोठरी के अंदर चले गए। इसे बैठक कहा जा सकता है। एक कोने में लकड़ी की एक मेज पर कुछ मोटी कॉपियां, 3 कलमें, दवात, गोंद की शीशी और एक कैंची पड़ी हुई है। मेज के सामने एक जंग लगी टीन की कुर्सी, एक किनारे उलट कर रखा हुआ एक पैकिंग केस और कोठरी के बीचों बीच एक विशाल कुर्सी। इस आखिरी असबाब को किसी राजमहल की बैठक में रहना चाहिए था। कीमती लकड़ी पर बहुत ही खूबसूरत नक्काशी है। बैठने की जगह पर गाढ़े लाल रंग की मखमल है जिस पर बेल बूटे कढ़े हैं। आप इस बक्से पर बैठ जाइए, मैं कुर्सी पे बैठता हूँ। बस यही मेरे मन में खटका पैदा हुआ। यह आदमी अगर घनघोर पागल नहीं है तो कम से कम बेहुदा और खामख्याली तो अवश्य है। ऐसा न हो कि कहीं एक बाहरी आदमी को अपने घर के अंदर बुलाकर पैकिंग के बक्से पर बिठाए और खुद सिंहासन पर विराजमान हो जाए। लेकिन खिड़की के तिरपाल की फांस से आती हुई शाम की रोशनी में उसकी आंखों में पागलपन की कोई निशानी नहीं दिख रही थी, बल्कि बच्चे के जैसे खुशी का एक भाव तैर रहा था। और इसी से उस आदमी के बेहूदगी से भरे अनुरोध के बावजूद उसके चेहरे पर विरक्ति की छाप नहीं पड़ी। मैं पैकिंग केस पर बैठ गया। कहिए, उसने कहा। क्या कहूँ? दरअसल मैं कुछ कहने नहीं आया हूँ, सिर्फ देखने ही आया हूँ। इसीलिए जब उसने चट से कहिए कहा तो मैं मुश्किल में पड़ गया। अंततः जब कोई दूसरा विचार मन में नहीं आया तो मैंने अपना परिचय ही दे डाला। मैं छुट्टियों में कलकत्ते से आया हूँ। मैं यही कहने का मतलब है कि लेखक हूँ। मेरा नाम है हिमांशु चौधरी। इस ओर घूमने आया था कि आपके मकान पर नजर पड़ गई। ठीक है, परिचय प्राप्त करके खुशी हुई। तब हाँ, मेरा कोई नाम नहीं। फिर संदेहजनक बात, हर आदमी का कुछ ना कुछ नाम तो होता ही है, फिर इसे अपवाद को क्यों मान लिया जाए? यह पूछते ही भले आदमी के नाम के बारे में एक भाषण ही दे डाला। इसका दौर जब समाप्त हुआ तो मुझे खामोश पाकर वह मुस्कुराता हुआ बोला, मेरी बातें शायद आपके मन को नहीं भाई। फिर आपसे एक बात कहूँ, मैंने मन ही मन अपना एक नाम रख छोड़ा है। इतना जरूर है कि यह नाम किसी से बताया नहीं, मगर आपकी चूंकि 6 उंगलियां हैं इसलिए आपसे बताने में कोई हर्ज नहीं। भले आदमी की ओर निहारता रहा। कमरे की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। नौकर क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? कम से कम मोमबत्ती या मिट्टी के तेल की कोई ढबरी इस समय तो रखनी चाहिए थी। भले आदमी ने अपना सिर घुमाकर कहा, आपने मेरे कानों को ध्यान से देखा है? अब तक मैंने ध्यान नहीं दिया था। जब आंखें उस ओर गईं तो चौंक पड़ा। आदमी के इस तरह के कान मैंने कभी नहीं देखे थे। ऊपर का हिस्सा गोल होने की बजाय नुकीला है, ठीक उसी तरह जिस तरह शियार कुत्ते के हुआ करते हैं। ऐसा क्यों हुआ? कान दिखाने के बाद वह मेरी ओर घूमा और एक अजीब हरकत कर बैठा। अपने सिर के बाल को एक बार जोरों से झटक दिया। नतीजा यह हुआ कि बाल खुलकर हाथ में आ गया। मैंने आश्चर्य में आकर देखा, चांद और कनपट्टी के अलावा कहीं बालों का नामो निशान नहीं है। इस नए चेहरे और झलकती हुई आंखों में शरारत भरी हंसी देखकर मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, हिचबिच। एग्जैक्टली। भले आदमी ने तालियां बजाई और खिलखिलाकर हंस पड़ा। आप चाहे तो तस्वीर से मिला कर देख सकते हैं। जरूरत नहीं है, मैंने कहा। हिचबिच का चेहरा बचपन से ही मेरे मन में बना हुआ है। ठीक है, आप चाहे जो स्वच्छंद पूर्वक इस नाम का उपयोग में ला सकते हैं।
अगर नाम के आगे प्रोफेसर सब जोड़ दें तो अच्छा रहेगा। तब हाँ, यह बात किसी से बताइएगा नहीं, अगर बता दिया तो हे। अब पहले पहल मुझे तनिक भय का एहसास हुआ। यह आदमी निसंदेह पागल है या फिर बेहूदे किस्म का सनकी। ऐसे लोगों को बर्दाश्त करना मुश्किल है। हर वक्त यही सोचकर तटस्थ रहना पड़ता है कि क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। हम दोनों एक साथ चुप रहे। यह भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए मैंने कहा, आपके कान के नुकीले हिस्से का रंग कुछ दूसरी तरह दिखता है। यह तो होगा ही, उस आदमी ने कहा। वह मेरा अपना नहीं है। जन्म के समय मेरे कान इस तरह के नहीं थे। फिर क्या आपके कान भी आपके बाल की तरह नकली हैं? खींचते ही खुल जाएंगे? भले आदमी ने खिलखिलाकर कहा, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं नहीं। हाँ, यह आदमी जरूर पागल ही है। फिर वह क्या चीज है? मैंने पूछा। ठहरिए, पहले मैं अपने नौकर का परिचय करा दूं, उसे भी शायद आप पहचान लेंगे। अब तक मैंने ध्यान नहीं दिया था। पता नहीं कब एक दूसरा आदमी पीछे के दरवाजे से वहां आकर खड़ा हो गया था। उसके हाथ में मिट्टी के तेल का एक ढबरी थी। यह वही नौकर था जिसके बारे में राधा विनोद बाबू ने बताया था। भले आदमी ने जब ताली बजाई तो वह कमरे के अंदर चला आया और मिट्टी के तेल की ढबरी मेज पर रख दी। वास्तव में इस तरह का विशालकाय आदमी मैंने देखा हो, ऐसा याद नहीं आता। उस आदमी के बदन पर एक धारीदार फतूही है और वह छोटे पनहे की धोती पहने हुए है। पांव और हाथ की मांसपेशियां, कलाई का घेरा, सीना और गर्दन की चौड़ाई देखकर स्तंभित रह जाना पड़ता है। हालांकि उस आदमी की लंबाई 5 फीट या 2-3 इंच से अधिक नहीं होगी। मेरे नौकर को देखकर आपको किसी बात की याद आ रही है क्या? हिजबिज ने पूछा। वह ढबरी रखकर अपने मालिक के आदेश का इंतजार कर रहा था। एक आध पल उसकी ओर देखने के बाद उसके चेहरे का सादृश्य का याद आ गया। मैंने अवाक होकर कहा, अरे यह तो षष्ठी चरण है। आपने बिल्कुल सही बात कही। भला आदमी खुशी के मारे बैठे ही बैठे नाचने लगा। खेल खेल में सृष्टि चरण जी लोक रहे हाथी के छड़, वजन देह का उन्मट मन है, लोहे जैसा सख्त गठन है। इतना जरूर है कि उसका वजन 59 मन नहीं बल्कि 3.5 मन से ज्यादा ही होगा। कम से कम 1968 में इतना ही था। हाथी लोकने के बाद ही मालूम होता है। तब इतना जरूर है कि वह रोज सुबेरे 2 बड़े बड़े सुअरों को पकड़कर लाता रहता है। यह घटना मैंने अपनी आंखों से देखी है। मेरी यह जो कुर्सी है उसे भी वह एक हाथ से उठाकर ले आया है। कहाँ से? ही यह बात मत पूछिए। जाओ षष्ठी, हम लोग के लिए 2 डाब ले आओ। षष्ठी आदेश पालन के लिए चला गया। बाहर बादल गरज रहे थे। हवा के एक तेज झोंके से तिरपाल खड़खड़ाने लगे। अब अगर यहाँ से उठकर नहीं जाता हूँ तो मुसीबत में फंसना होगा। आप मेरे कान के बारे में पूछ रहे थे ना? भले आदमी ने कहा। असल में बन बिलाव के कान और ओरिजिनल कान को मिलाकर बनाए गए हैं। उसकी बात पर मुझे हंसी आ गई। मैंने पूछा, उन्हें मिलाया कैसे? भले मानस ने कहा, क्यों इसमें क्या आश्चर्य की बात है? एक आदमी का दिल जब दूसरे आदमी में बिठा दिया जाता है तो जानवर के आधे कान को आदमी के कान के ऊपर नहीं बिठाया जा सकता। आप शुरू में डॉक्टरी करते थे, प्लास्टिक सर्जरी टाइप का कुछ। बात तो सही है, करता नहीं था बल्कि अब भी करता हूँ। ही। तब हाँ, वह सर्जरी कोई मालूम नहीं है। मसलन आप अपने अंगूठे को ही ले लें। अगर वह नहीं होता तो जरूरत पड़ने पर उसे लगा देना मेरे लिए बिल्कुल आसान काम था। मैंने बहुत कोशिश की कि उस आदमी की कल्पना एक बड़े डॉक्टर के रूप में करूं, परंतु सफलता नहीं मिली। हालांकि कानों की ओर ताकने पर सचमुच वो बहुत ही अजीब जैसे लग रहे थे। किस सफाई से जोड़ लिया गया है मुझे कुछ मालूम ही नहीं होता। भले आदमी ने कहा, डॉक्टरी और विज्ञान का पुस्तक के अलावा मैंने मात्र 2 ही पुस्तकें पढ़ी हैं, ऊट पटांग और हश बरल, और दोनों में ही जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी वो है उस तरह के प्राणी जिन्हें लोग अजीब और बेढक कहा करते हैं।
सामान्य के बाहर अगर कुछ हो या कुछ किया और कहा जाए तो लोग उसे पागलपन और अजीब कहकर कोई महत्व ही नहीं देते। जानते हैं, मैं बचपन में मोमबत्ती चूसकर खाता था। खाने में बहुत अच्छी लगती थी। इसके अलावा इतनी मक्खियों को पकड़ पकड़ कर मैंने खा डाला है जिसकी कोई गिनती ही नहीं। षष्ठीचरण डाब ले आया, इसलिए भले आदमी को कुछ क्षणों तक चुप्पी धारण करनी पड़ी। 2 मुलम्बे चढ़े गिलास को मेज पर रखकर उसने सिलेवार दोनों डाबों को अपनी तहलियों में दबाया। वे पटापट टूट गए और उनका पानी गिलासों के अंदर गिर पड़ा। षष्ठीचरण ने गिलास हमारी ओर बढ़ा दिए। डाब के पानी का घूंट लेकर भले मानस ने कहा, डॉक्टरी पढ़कर मैंने प्लास्टिक सर्जरी में स्पेशलाइज क्यों किया जानते हैं? क्यों? मेरे कौतूहल की मात्रा बढ़ती जा रही थी, और वह इसलिए कि मैं जानना चाहता था कि इस भले मानस की कल्पना की दौड़ है कहाँ तक। हिजबिज ने कहा, क्योंकि सिर्फ तस्वीरों में ही मेरे मन को तसल्ली नहीं मिलती। सिर्फ यही नहीं सोचता कि इस तरह से जानवर अगर सचमुच होते तो कितना अच्छा होता। ये सब प्राणी कहीं ना कहीं, इस बात पर मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। मगर मैं चाहता था कि वे मेरे घर पे रहें, मेरे हाथ में, बिल्कुल करीब, आंखों के सामने, समझे? मैंने कहा, नहीं साहब, बात समझ में नहीं आई। आप किन प्राणियों के बारे में कह रहे हैं? यही जैसे बगुला, गिरगिट या हंस? मैंने कहा, समझ गया। उसके बाद और क्या? मैंने गिरगिट से शुरुआत की। दोनों चीजें मेरे हाथ के करीब ही थीं। तोते का माथा और गिरगिट की पूंछ, ठीक उसी तरह जिस तरह किताब में है। पहली कोशिश में ही सफलता हासिल हो गई। ऐसे जोड़ दिया कि बाहर से कुछ मालूम ही ना पड़े। मगर जानते हैं, भला आदमी गंभीर होकर एक पल चुपचाप बैठा रहा। उसके बाद बोला, अधिक दिनों तक जिंदा नहीं रहा, कुछ खाता ही नहीं था। बिन खाए जिंदा कैसे रहेगा? असल में जो लिखा हुआ है वह ठीक है। शरीर से शरीर जुड़ने पर मन आपस में मिल नहीं पाते, इसलिए अब धड़ और सर को जोड़ना छोड़कर एक दूसरे में ही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। वह एकाएक अनमना हो गया। मेरी तकदीर अच्छी है कि डाब का पानी ही पीने को दिया है। अगर चाय बिस्किट दिया होता तो मुंह के अंदर रखने की हिम्मत ना होती। षष्ठीचरण कहाँ चला गया मालूम नहीं। खट 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 आवाज हो रही थी। यह आवाज जिधर से आ रही थी उससे यही लग रहा था कि भले आदमी ने जिसे अपने काम धंधे पर का कमरा बनाया था उसी के दरवाजे खोले जा रहे हैं। बाहर तेज हवा चल रही थी। मेघों की गड़गड़ाहट अच्छी नहीं लग रही थी। अब बैठना ठीक नहीं। भले आदमी को धन्यवाद देकर मैं खड़ा हो गया। षष्ठीचरण चला गया मालूम नहीं। खट 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 आवाज हो रही थी। यह आवाज जिधर से आ रही थी उससे यही लग रहा था कि भले आदमी ने जिसे अपना काम धंधे का कमरा बताया था उसी के दरवाजे खोले जा रहे हैं। बाहर तेज हवा चल रही थी। मेघों की गड़गड़ाहट अच्छी नहीं लग रही थी। अब बैठना ठीक नहीं। भले आदमी को धन्यवाद देकर मैं उठकर खड़ा हो गया। चले, आपसे एक बात पूछनी थी। कहिए। जानते हैं क्या बात है? सब कुछ इंतजाम कर चुका हूँ। साही का काटा, बकरे का सींग, सींग के पीछे के 2 पैर, भालू का रोआ ले आया हूँ, लेकिन आदमी का थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह गया है। और वह भी ऐसा होना चाहिए जो तस्वीर से मिलता जुलता हो। वैसा आदमी पर आपकी नज़र अगर पड़ी हो तो उसकी सूचना आप दे सकें तो सहूलियत हो। यह कहकर भले आदमी ने अपनी मेज पर रखी कॉपियों के नीचे से पुराने जमाने का ऊट पटांग निकालकर एक पन्ना पलटा और मेरे सामने रख दिया। मेरी यह देखी हुई तस्वीर है। हाथ में मुकद्दर लिए एक अद्भुत प्राणी एक भागते हुए आदमी की ओर क्रोध भरी दृष्टि से ताक रहा है। डरो नहीं, तुम डरो नहीं, जी मारूंगा मैं नहीं तुम्हें। कुश्ती मैं तुमको पछाड़ दूं, ताकत उतनी मुझ में नहीं। बताइए, अगर ऐसा प्राणी बना सके तो कितना अच्छा हो। बाकी भी कुछ नहीं, तोड़ना जोड़ना जो कुछ था सब हो चुका। नीचे की तरफ थोड़ा सा हिस्सा जुड़ भी चुका हूँ।
अब सिर्फ इसी तरह के आदमी की ज़रूरत है। मैंने कहा, इतना गोल गोल आंखें कहीं आदमी की होती हैं? हाँ होती हैं। भला आदमी करीब करीब उछल पड़ा। आंखें तो गोल ही होती हैं, पलकों से चूंकि गोलाई का ज्यादा हिस्सा ढक जाता है, इसीलिए उतनी गोल मालूम नहीं पड़ती। मैं दरवाजे की ओर बढ़ गया। पागल तो यह है ही, इसके अलावा जल्दी छुटकारा देने वाला जीव भी नहीं है। शब्दों का भी इसके पास खजाना है। ठीक है प्रोफेसर हिचबिच, किसी पर नजर पड़ी तो जरूर बताऊंगा। जरूर बताइएगा, बड़ा ही उपकार होगा। मैं भी खोज पड़ताल कर रहा हूँ। आप कहाँ टिके हुए हैं? आखिरी सवाल को ना सुनने का बहाना बनाकर मैं अंधेरे में चला आया। बाहर आते ही मैं दौड़ लगाने लगा। भीगने से मुझे आपत्ति नहीं, मगर आंधी में रेत उड़ रहा है और वह नाक और आंखों में घुसकर मुझे परेशान कर रहा है। हाथों से मुंह को छुपाए किसी तरह आंखों को बचाते हुए जब मैं होटल पहुंचा तो बारिश शुरू हो चुकी थी। कमरे में घुसकर जब स्विच दबाया तो बत्ती नहीं जली। बरामदे में जाकर बेरा को पुकारने की जरूरत नहीं पड़ी। बेरा मोमबत्ती लिए मेरे कमरे की तरफ ही आ रहा था। जब मैंने पूछा कि क्या बात है तो उसने बताया, ज्यादा आंधी पानी में गोपालपुर की बत्ती का बुझना एक साधारण घटना है। 8 बजे खाना पीना समाप्त कर जब मैं खाट पर बैठ टिमटिमाती रोशनी में लिखने बैठा तो मन नहीं लगा। मन बार बार दौड़कर प्रोफेसर हिच की ओर जाने लगा। 300 साल पुराने मकान को जहां तहां मरम्मत कर यहाँ भी ऊट पटांग की थुलथुल बड़ी बुढ़िया की बात याद आती है। वह आदमी वहां कैसे रहता है? घनघोर पागल के अलावा ऐसा कोई कर सकता है? और षष्ठीचरण सांड जैसे इस नौकर का उसने कहाँ से इंतजाम किया? सचमुच क्या पूरब की तरफ से उसने बंद कमरे में वह कुछ अद्भुत काम करता है? उसकी बात में कहाँ तक सच्चाई है? उसकी पूरी बात को पागल की तरह प्रलाप कहकर उड़ा दिया जाता है, मगर उन कानों के चलते गड़बड़ी पैदा हो रही है। उन कानों को न केवल सफाई के साथ जोड़ा गया है, बल्कि आने के समय ढिबरी की रोशनी में देखा था कि एक कान के नुकीले हिस्से में फफोला भी है। इसका मतलब तो यह निकलता है कि वह कान शरीर का हिस्सा है और शरीर के सभी हिस्सों की तरह वहाँ भी सिरा और स्नायु है, वहाँ भी रक्त का संचालन होता है। सचमुच जितना ही सोचता हूँ उतना ही मन में वो कान न रहते तो मैं राहत की सांस लेता। दूसरे दिन सवेरे 5:30 बजे उठकर देखा, रात ही में बदली छट गई है। चाय पीने बैठा तो हिच बिच की बातें याद आई और जी में हुआ कि हंस पड़ूं। मामूली सी बात है। हल्के अंधेरे में ढिबरी की रोशनी में जो कुछ देखा उसका आधा ही हिस्सा दिखाई पड़ रहा था और आधे की मैंने कल्पना कर ली है। होटल में लौटने पर उस तरह का अंधकार मिला था, इसीलिए मन के संदेह को दूर हटाने का मौका भी नहीं मिला। आज रात पर सुबह की धूप और शांता समुद्र की शक्ल देखकर मुझे लगा वह आदमी पागल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। पाँव के नीचे एड़ी के पास थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था। गौर से देखने पर पता चला कि एक जगह कांटे ने दाग किया है। समझ गया, कल अंधेरे में जब मैं रेत पर दौड़ता हुआ वापस आ रहा था तो सीप जैसी कोई चीज गड़ गई होगी। अपने साथ मैं डिटॉल या आयोडीन लेकर नहीं आया, इसीलिए 9 बजने पर बाजार की तरफ निकल गया। न्यू बेंगोली होटल के सामने होकर सड़क बाजार की ओर गई है। होटल के सामने बरामदे पर घनश्याम बाबू को एक फेरी वाले से मूंगा लेकर उलटते पलटते देखा। मेरे पैरों की आवाज़ सुनकर उन्होंने सिर उठाकर मेरी ओर देखा और उनके चेहरे पर नजर पड़ते ही मेरा कलेजा धक से कांप उठा। यह चेहरा तो वैसा ही है जैसा कि ऊट पटांग में था। पगला हिचबिच इस चेहरे की तलाश में है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। उसी तरह चपटी नाक की ओर दोनों ओर फैली हुई मूछें, लंबे गर्दन की दोनों ओर तस्वीर जैसी पतली दाढ़ी भी उससे मिलती जुलती है। असल में कल इस आदमी का हाव भाव मुझे पसंद नहीं आया था और इसीलिए उसके चेहरे को मैंने गौर से देखा भी नहीं था। आज हम लोगों की आंखें मिली और मैंने नमस्कार किया, परंतु उसने उस ओर ध्यान नहीं दिया। बड़ा ही अभद्र जैसा लगा। फिर भी मुझे उस आदमी के लिए चिंता हुई। उस पागल के पल्ले इसे नहीं पड़ने दिया जा सकता।
हिज बिज बिज या उसका नौकर अगर इसे देख लें तो ज़रूर ही बगल में दबाकर उसे टूटे मकान के अंदर ले जाएगा और उसके बाद उसकी क्या हालत होगी राम जाने। सोचा बाजार से लौटते वक्त एक बार राधा विनोद बाबू से मिलूंगा और सारी बातें खोल कर कहूँगा। उन्हें सावधान कर दूंगा कि अपने होटल के इस एकमात्र अतिथि पर निगरानी रखें। मगर डिटॉल खरीदते समय मेरे मन से यह विचार अपने आप दूर हो गया। राधा विनोद बाबू ने मुझे अजीब अजीब बातें कहनी होगी और वे क्या उन बातों पर विश्वास करेंगे? ऐसा लगता नहीं है। यहाँ तक कि जब बातों को सुनकर मुझे पागल करार दे देंगे। इसके अलावा उनकी बात ना मानकर मैं जो हिज बिज बिज के पास गया था, यह बात उन्हें पसंद नहीं आएगी। लौटते वक्त घनश्याम बाबू पर जब दोबारा नज़र पड़ी तो मुझे लगा मेरी आंखों ने जिस आदमी का चेहरा तस्वीर से मिलता जुलता है, हिजबिज की आंखों से वैसा ना भी हो सकता है। इसीलिए भय का जितना कारण प्रतीत हो रहा है असल में उतना नहीं भी हो सकता है। इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है कि इन लोगों से कुछ ना कहूँ और प्रोफेसर को भी कुछ ना बताऊँ। अब मैं सिर्फ पश्चिम की ओर घूमने फिरने जाऊंगा और बाकी समय होटल के कमरे में बैठकर लिखने का काम करता रहूंगा। होटल आते ही बेरा ने बताया एक आदमी मुझे खोजने आया था। मुझसे मुलाकात न होने पर वह एक चिट्ठी लिखकर गया है। बहुत ही छोटे छोटे चींटे जैसे अक्षरों में यह बात लिखी हुई है। प्रिय शर्णागुल जी, आज शाम अवश्य ही मेरे घर पर आइए। सिंह के पिछले हिस्से के साथ साही के कांटे और भालू के रोए की भली भांति जोड़ चुका हूँ। एक बहुत बढ़िया मददगार भी तैयार कर लिया है। अब तीनों सींगों के लिए एक माथे की जरूरत है। माथा और हाथों के इंतजाम हो गए तो काम बन जाए। षष्ठी चरण को एक आदमी का पता चला है जिसका चेहरा मूल चित्र से बहुत कुछ मिलता जुलता है। आशा है आज ही मेरा परीक्षण सफल हो जाए। इसीलिए आज शाम को एक बार किंकर वर्मूर्ण के आने का कष्ट करें तो बेहद खुशी होगी। भवदिया HBB। याद आया हिजबिज ने बताया था कि हर्ष बरल के अनुसार घर का नाम किंकर्त व्योमूढ़ रखा गया था। चिट्ठी पढ़ने के बाद मन में पुनः दुश्चिंता समा गई क्योंकि मेरा मन कह रहा था कि शशि चरण ने शायद घनश्याम बाबू को ही देखा है। दोपहर भर यथासंभव लिखने का काम किया। तीसरे पहर तेज हवा चलने लगी। बरामदे पर डिक चेयर पर बैठे बैठे मैं समुद्र की ओर देखता रहा, जिससे बहुत कुछ हल्केपन का एहसास हुआ। उत्तर पश्चिम से आती हुई हवा लहरों से टकरा रही थी। फलस्वरूप लहरों के ऊपर फैली फेन राशि चूर चूर होकर हवा के झोंकों से बिखर रही थी। देखने में बड़ा ही अच्छा लग रहा था। 6 बजे राधा विनोद बाबू को रेत से होकर अपने बरामदे की ओर आते देखा। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। मेरे उस गेस्ट को इस तरह चहलकदमी करते हुए देखा है? किसको? घनश्याम बाबू को। हाँ साहब, कल हम आपसे जिस जगह मिले थे वहाँ ठहरने की बात थी। अभी गया तो पाया नहीं। आसपास कहीं कोई आदमी नहीं था जिससे पूछताछ करूं। इधर मेरे होटल में भी शोरगुल मचा हुआ है। मेरी सोने की घड़ी चोरी हो गई है। नौकर से सवाल जवाब करने में देर हो गई। वे क्या इस तरफ से होकर नहीं गए हैं? मैं कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। नहीं, इस तरफ से तो नहीं गए, मैंने कहा। तब हाँ, मेरे मन में एक संदेह हो रहा है। एक जगह जाऊं तो हो सकता है पता चल जाए। आपके हाथ में जो लाठी है वह काफी मजबूत है ना? राधा विनोद बाबू ने अचकचाकर कहा, लाठी? हाँ, लाठी तो मेरे दादाजी के जमाने की है, इसलिए मेरे साथ और कोई चीज नहीं है। जब यहाँ पहले पहले आया था तो आरा मछली का एक दांत खरीदा था। उसे अपने साथ ले लिया। दूसरे हाथ में अपना टॉर्च थाम लिया। मुझे पूरब की तरफ जाते देखकर राधा विनोद बाबू ने भुर्राई आवाज में कहा, मछुआरों की बस्ती के पार जाइएगा क्या? हाँ, लेकिन ज्यादा दूर नहीं, 1 आध मील। रास्ते भर राधा विनोद बाबू एक ही बात को 3 बार दोहराते रहे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है साहब। एक प्रौढ़ आदमी के साथ 1.5 मील का रास्ता तय करने में लगभग 1 घंटे का वक्त लग गया। शाम उतर चुकी थी। जब तक घर के पास नहीं पहुंच जाता तब तक यह समझना मुश्किल है कि यहाँ कोई और है या नहीं।
उस मकान की तरफ हम जितना बढ़ते जा रहे थे, राधा विनोद बाबू का उत्साह उतना ही ढीला पड़ता जा रहा था। अंततः जब वह मकान 10 हाथ दूर रह गया तो वे एकाएक ठिठक कर खड़े हो गए और बोले, आपका मतलब क्या है? मैंने कहा, जब इतनी दूर आ ही चुके हैं तो 10 हाथ चलने में आपत्ति क्यों कर रहे हैं? आखिरकार वो मेरे पीछे पीछे चलने लगे। घर के पास आने पर टॉर्च जलाना पड़ा क्योंकि अंदर गहरा अंधेरा फैला हुआ था। कल मिट्टी तेल की जो ढबरी जल रही थी उसे अब तक जल जाना चाहिए था, पर जली नहीं थी। सामने के दरवाजे से अंदर जाकर जब टॉर्च जलाई तो देखा एक आदमी चित पड़ा हुआ है। वह अभी तक मरा नहीं है क्योंकि उसकी विशाल छाती अब तक धड़क रही है। यह तो वह नौकर है। राधा विनोद बाबू ने भराई आवाज में कहा, जी हाँ, यह षष्ठी चरण है। आपको इसका नाम भी मालूम है? इस बात का उत्तर न देकर मैं बैठक के अंदर चला गया। कमरा खाली है, प्रोफेसर का वहाँ कोई नामो निशान नहीं। वहाँ से निकलकर मैं उसकी प्रयोगशाला के अंदर चला गया। वह कमरा भी बैठक की तरह लंबा चौड़ा है। मेज पर एक और सारों सामान का ढेर लगा है, शीशी, बोतल, कांटा, छुरी, दवा, दारू वगैरह। एक तेज गंध से कमरा भरा हुआ है। बचपन में चिड़िया खाने में जानवरों के पिंजड़े के सामने खड़े होने पर इसी तरह की गंध का एहसास हुआ करता था। अरे, उस आदमी का कुर्ता तो यहीं पड़ा हुआ है। राधा विनोद बाबू चिल्ला उठे। आज सवेरे कुर्ते पर मेरी नज़र पड़ चुकी थी। 3/4 आस्तीन वाला भूरे रंग का कुर्ता है, सीने के पास सफ़ेद बटन, इसमें संदेह नहीं यह घनश्याम बाबू का ही कुर्ता है। और उस कुर्ते की जेब में हाथ डालते ही या भयावह स्थिति में भी राधा विनोद बाबू चौंक पड़े। उन्हें उनकी सोने की घड़ी मिल गई थी। यहाँ या क्या किया जाता है? यह सरो सामान यहाँ क्यों है? कुर्ता है, जेब में घड़ी पड़ी है, मगर वह पट्टा कहाँ चला गया? उस बूढ़े का भी पता नहीं चल रहा है। मैंने कहा, यह तो देख ही रहे हैं कि वे घर के अंदर नहीं है, बाहर चलिए। शशिचरण अभी बेहोश पड़ा था। उसे लांघते हुए हम घर के बाहर रेत पर आए। समुद्र की ओर ताकने पर हल्के अंधेरे में एक आदमी दिखाई पड़ा। वह इस ओर ही आ रहा था। जब वह थोड़ा और करीब आ गया तो मैंने उस पर टॉर्च की रोशनी डाली। देखा प्रोफेसर हिचबिच आ रहे थे। शनागुल ही हैं? जी हाँ, मैं हिमांशु चौधरी हूँ। थोड़ी देर पहले क्यों नहीं आए? उसने शिकायत भरे लहजे में कहा। क्यों? मैंने पूछा। वह तो चला गया। तस्वीर के जैसा आदमी मिल गया था। एक ही घंटे में मैंने जोड़ दिया। मजे से घूमने फिरने लगा, बातचीत भी की। षष्ठी चरण डरने लगा तो उसके सर पर मुड़कर दे पटका और उसके बाद सीधे समुद्र की ओर चला गया। सोचा पुकारूं, मगर नाम तो कुछ था ही नहीं कि पुकारता। आदमी का सिर, सिंह के पैर, साठी की पीठ, बकरी का सींग, लेकिन पानी के अंदर क्यों चला गया समझ में नहीं आया। बात करते करते वह अपने अंधेरे घर के भीतर चला गया। अब तक मेरी टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ रही थी। अब नीचे की तरफ रोशनी पड़ी तो रेत पर पैरों की छाप दिखाई दी। पैरों की ताज़ा छाप, पैर नहीं बल्कि पंजा कहना चाहिए। छाप का अनुसरण करते हुए हम आगे बढ़ते गए। धीरे धीरे हम भीगे रेत के पास पहुंचे। भीगे रेत पर छाप और भी स्पष्ट हो रही थी। केकड़ों के गड्ढों की बगल से होती हुई, अनगिनत सांपों पर होती हुई पंजे की वह छाप क्रमशः पानी की ओर जाकर समुद्र में खो गई। इतनी देर में राधा विनोद बाबू के मुंह से आवाज निकल गई। सब कुछ तो समझ गया है। यह आदमी घनघोर पागल है। आप शायद अधपगले हैं, मगर इस होटल का वह बटमार बाशिंदा कहाँ है? अपने हाथ का आरा मछली के दांत को पानी में फेंक कर होटल की तरफ कदम बढ़ाते हुए मैंने कहा, इसकी तहकीकात पुलिस को करने दीजिए। कुर्ता जब यहाँ मिला है तो यहीं तलाश करने को कहिए। तब हाँ, मुझे आशंका इस बात की है कि इस रहस्य का पता लगाते लगाते पुलिस भी कहीं मेरी तरह ही ना हो जाए, यानी किंकत व मूड। तो यहाँ पे अंत होता है प्रोफेसर हिचबिच की कहानी का। अभी तक मैंने जितनी भी कहानियाँ पढ़ी उसमें से ये काफ़ी अलग थी, मुझे तो बहुत पसंद आई। आपको पसंद आई या नहीं नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा,
कहानी कब पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा कहानी आपको कैसी लगी और शेयर कीजिएगा इसे अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।